चलो जी। हेलो, वेलकम बैक फैंटास्टिक यू। और हमारे ऑडियंस, आज हम आपके लिए यूरोप का पर्सपेक्टिव लेकर आए हैं। और हमारे साथ एज ऑलवेज, हमेशा की तरह जॉली तौसीफ हमारे साथ हैं कनाडा से। और हम शुक्रगुजार हैं कि वो हमारे लिए टाइम निकालते हैं। सो आज की डिस्कशन हम तौसीफ पर छोड़ते हैं। आज तौसीफ एंकर करेंगे सवालों को, और मैं उनके जवाबात दूंगा कि पाकिस्तानियों के लिए या इंडियंस के लिए या बाकी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के लिए यूरोप में क्या मौके हैं और किस तरह आया जा सकता है। तो शुरू करते हैं विदाउट अ फर्दर अडू। तौसीफ, ओवर टू यू। थैंक यू फहद। जैसे आपने कहा कि ये बिल्कुल आज रिवर्स होगा। आज सवाल मैं पूछूंगा और जवाब आप देंगे, तो इट्स गोना बी इंटरेस्टिंग। तो हम शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो हम बात करेंगे ओवरऑल यूरोप की। अभी इस यूरोप में यूके नहीं है, तो हम यूके की अभी बात नहीं करेंगे क्योंकि यूके इज आउट ऑफ यूरोप। तो हम हर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े मुल्क जो यूरोप के अंदर यूरोपियन यूनियन में है, हम्म, हम बात उसकी करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले फहद, मेरा सवाल ये है कि जैसे नाज़रीन के लिए मैं बता दूं कि फहद जो है वो फिनलैंड में है। ठीक है, तो मे बी हम ज़्यादा हमारी जो बातचीत हो वो फिनलैंड के हवाले से हो, लेकिन हम ओवरऑल यूरोप को कवर ओवरऑल, करेंगे। तो सबसे पहले तो ये बताएं कि यूरोपियन यूनियन में कितने ममालिक हैं। आई थिंक मुझे कंफर्म नहीं, लेकिन 27-28 तो हैं। अच्छा, तो इनमें कुछ ममालिक को हम लोग शेंजन कंट्रीज बोलते हैं और कुछ नॉन शेंजन है। इनमें डिफरेंस क्या है? ये एक अच्छा सवाल है। मुझे इसका इतना नहीं। शेंगन एक अलग से एक अथॉरिटी कह ली, एक बॉडी है। और यूरोपियन यूनियन एक अलग से है। जैसे जो नॉर्वे है वो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है। इसी तरह जो स्विट्जरलैंड है वो शेंगन का हिस्सा नहीं है। तो इस तरह की कुछ सटल डिफरेंसेस हैं। अच्छा, मैं अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूं तो माय अंडरस्टैंडिंग मुझे ये लगता है, मे बी आई एम रॉन्ग, कि यूरोप यूरोप सारा है जिसमें सारे ममालिक शामिल है, शेंजन नॉन शेंजन सब शामिल है। शेंजन जो मुझे समझ आती है ये वो मुल्क हैं जो वैसे हम अभी गूगल कर सकते हैं कि ये क्या है। मैं उनको कह देता हूँ कि एक ऐसे जो यूरोप के अंदर डेवलप्ड है। हम्म, और नॉन शेंजन वो है जो, अगेन मैं ये एक आम बंदे के लिए कह रहा हूँ, पढ़े लिखे जो है वो गूगल कर लें जाके, उस पर हम भी रिसर्च कर लेंगे कि शेंजन वो है जो अमीर है यूरोप के मुल्क, नॉन शेंजन वो है जो अमीर नहीं है। अब जर्मनी शेंजन में आता है। जी बिल्कुल। अच्छा, लेकिन तो सारी जर्मनी, कुछ कुछ हैं कंट्रीज जो शेंगन का पार्ट है, ईयू का पार्ट नहीं है। और कुछ हैं जो ईयू का पार्ट है, शेंगन का पार्ट नहीं। वो थोड़े से हैं, मुझे उनका उसका पता नहीं है। लेकिन चले हम कोई अभी नहीं वो, इसको हाई लेवल पर हम अभी हाँ आज चले, कर इसको लेते हैं। ठीक है, ऐसा ही लगता है। बाद में डिटेल में कर लेंगे। सही है। तो ये हमने डिफाइन कर लिया कि हमारे पास यूरोप या शेंजन या नॉन शेंजन कंट्रीज, उनका क्या है सिलसिला है, कौन कौन से हैं ये बड़े, जैसे वैसे यूरोप के जो बड़े बड़े मुल्क हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स पाकिस्तान या इंडिया से आते हैं, कौन कौन से हैं वो जो ज्यादा रिसेप्टिव हैं इस हवाले से? जो प्रोमिनेंट है यूरोप में स्टूडेंट इनटेक के लिए, जर्मनी नंबर वन है। जर्मनी बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव एक डेस्टिनेशन है स्टूडेंट्स के लिए भी और प्रोफेशनल्स के लिए भी। और वो बहुत अच्छा कंट्री। उसके बाद हमारे पास आते हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जो ज़्यादा इनटेक करते हैं। इनमें स्वीडन होता था किसी ज़माने में, डेनमार्क होता था। अब नहीं है, नॉट एनी मोर। स्वीडन और डेनमार्क इतनी इनटेक नहीं ले रहे क्योंकि उन्होंने फीस काफ़ी अर्सा पहले लगा दी थी। और फिर फिनलैंड है। इसके अलावा नॉर्वे भी है, लेकिन नॉर्वे में भी इतने स्टूडेंट्स नहीं जाते क्योंकि उनके भी कुछ क्राइटेरिया डिफरेंट है और वो शायद ईयू का पार्ट भी नहीं। और इसके अलावा अब चूंकि आउटफ्लक्स या जो एग्जोडस है पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा हुआ है अचानक पिछले 1-2 सालों में। लाखों मिलियंस की तादाद में लोगों ने अप्लाई करना शुरू किया। तो बाल्टिक कंट्रीज बहुत ज़्यादा लाइमलाइट पर आए हैं। लिथुएनिया, लाटविया, इस्तोनिया, इस तरह के जो कंट्रीज हैं उनमें बहुत ज़्यादा लोग आए हैं। मेरे दोस्तों के दोस्त, अगर आप जानते हो, शोएब का एक एक्स कोलीग आया है। वो लिथुएनिया में गया था, उससे मेरी बातचीत हुई थी तो वो भी बता रहा था। लेकिन वो गरीब ममालिक है। जो बाल्टिक कंट्रीज हैं वो बहुत गरीब मुल्क हैं और वहाँ पर फीस भी इतनी नहीं होती, तो इजीली पाकिस्तानी कैन अफोर्ड। तो वो एक बहुत अच्छी ऑप्शन है। पढ़ाई उधर की बुरी नहीं है, अच्छी है।
इटली एक बहुत बड़ी डेस्टिनेशन थी, लेकिन इटली के बारे में मुझे फीडबैक को इतना अच्छा नहीं मिला कि इटली की जो पढ़ाई अदरवाइज थी पाकिस्तान से भी गई थी। यू आर ओके, म्यूट। या नो, मैंने उसको, एनीवेज। अच्छा ये बताइए, आपने खैर डिटेल में बता दिया मेरा, मैं फिर वापस जाऊंगा अपने सवाल पे, बेसिक सवाल पे, कि जो ज्यादा रिसेप्टिव हैं, जैसे आपने बताया जर्मनी है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं जो ज्यादा रिसेप्टिव हैं टुवर्ड्स स्टूडेंट्स, तो हम उस पे अभी आते हैं। ये बताइए कि एक स्टूडेंट है, एक अंडरग्रेड का स्टूडेंट जिसने बीएस किया है पाकिस्तान में, ठीक है, बीएस उसमें उसने किसी भी ट्रेड में किया है। अब वो सोच रहा है कि मुझे निकलना है पाकिस्तान से, और वो यूरोप को कंसिडर कर रहा है। तो जैसे आपने बताया कि उसके लिए सबसे बेहतर जो ममालिक हैं जो इस वक्त स्टूडेंट वीजा दे रहे हैं, उनमें जर्मनी सर फहरिस्त है, ठीक है। कितनी की बैंक बैंक स्टेटमेंट चाहिए जर्मनी के लिए, या उसका मोटा मोटा सा एक स्टेप बता दें कि अगर किसी कोई प्लान कर रहा है जर्मनी के लिए तो वो क्या करे, स्टेप 1 2 3 4 क्या करेगा? असल में जर्मनी जो कुछ स्टेप बाय स्टेप, तो सबसे पहले तो ये है कि हर किस्म का स्टूडेंट जर्मनी नहीं जा सकता। उसकी रीज़न ये कि बल्कि किसी भी कंट्री में नहीं जा सकता। सबसे पहली जो चीज़ है वो आइल्स होता है। आइल्स और आपके एकेडमिक जो बैकग्राउंड है वो अगर अच्छा है, मतलब अगर 60% तक है, 50 से 60% है, देन यू आर एलिजिबल। अगर इससे कम है तो आपके चांसेस कम हो जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा खत्म हो जाते, कम हो जाते हैं। जो जर्मनी है वो बाकी मुल्कों से मुख्तलिफ इसलिए है कि उनकी एक रिक्वायरमेंट है बैंक स्टेटमेंट की। वो ये नहीं कहते कि आप हमें शो करें। वो एक लॉक्ड या कंट्रोल्ड अकाउंट खुलवाते हैं। वो खास तरह का होता है अकाउंट, वो जर्मनी में खोलना पड़ता है पाकिस्तान में रहते हुए, और उसमें अमाउंट डिपॉजिट करवानी पड़ती है। वो 7-8 हज़ार यूरो पर एनम होती है। वो आपकी होगी, एंड देन वंस यू आर इन जर्मनी, जब सारे प्रोसेस से आप गुजर जाएंगे जो मैं एक्सप्लेन करूंगा, वो फिर आपको उस अकाउंट की एक्सेस दे देंगे। उस अकाउंट से आपने एक लिमिटेड अमाउंट हर महीने निकाल सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। ये नहीं कि आप सारी निकलवा लें। तो उसके लिए वही, बाकी जर्मनी आने के और बड़े रास्ते हैं। एक तो आप स्टूडेंट वीज़े से आ सकते हैं, एक है स्कॉलरशिप के जरिए आ सकते हैं। और स्कॉलरशिप के लिए बेहतरीन एक बड़ी मशहूर वेबसाइट है जर्मनी की, daad.de, DAAD.de, daad.de बहुत मशहूर है। वहाँ पे अगर किसी के एकेडमिक्स अच्छे हैं तो वो स्कॉलरशिप्स पर आए, और सब कुछ फंडेड होता है। कुछ नहीं भी फंडेड होता है। कुछ अगर पीएचडी में आना चाह रहे हैं, मास्टर्स में आना चाह रहे हैं, ग्रेजुएशन में आना चाह रहे हैं, ये भी डिपेंड करता है कि आप किस प्रोग्राम में आना चाह रहे हैं। अच्छा, इसमें मैं आपको रोकूंगा यहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि अभी हम डिटेल में भी जाते हैं, मैं जी। स्टूडेंट पे ही रहना चाह रहा हूँ अभी। कि आपने जैसे बताया कि इसमें कोई फीस शो करने की जरूरत नहीं है, आपने बेसिकली जैसे कनाडा में जीआईसी आप ओपन करते हैं, डायरेक्ट गारंटीड वो अकाउंट होते हैं, तो उसकी एक्सेस आपको मिलती है वंस यू आर इन ओवर हियर। तो मैं बिल्कुल समझ गया हूँ कि जर्मनी में भी आपको पहले अपना एक अकाउंट ओपन करना है, उसमें एक सर्टेन अमाउंट आपको डिपॉजिट करनी है जो सिक्योर है। बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि वो अगर आपका एग्जैक्ट। वीजा नहीं लगा तो आपको मिलेगी नहीं, वापस मिल जाएगी इन केस अगर आप वहां पे नहीं जा रहे। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि आपने यूनिवर्सिटी चूज करनी है, ठीक है। अब बिल्कुल। वहां पे चूंकि जर्मन की लैंग्वेज डिफरेंट है, आपने कहा कि आइट्स आपको करना है, तो इंग्लिश स्पीकिंग वहां पे यूनिवर्सिटीज मौजूद हैं, इंग्लिश क्योंकि आप स्पीकिंग कोर्सेज मौजूद हैं, वो हम्म, डिसिप्लिन इंग्लिश में पढ़ाते हैं। तो वो जो पढ़ाते हैं, जैसे हमारे यहाँ भी मोड ऑफ टीचिंग जो है वो इंग्लिश है, सो कॉल्ड, लेकिन इंग्लिश इतनी ज्यादा बोली नहीं जाती एक नॉर्मल यूनिवर्सिटी के अंदर। तो ऐसा ही है जर्मनी में कि वहां पे स्पेसिफिकली नहीं, इंग्लिश के लिए ही जर्मनी है? में ये एक जनरल बात है। ये इस पे, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। इस पे मैं मजीद रोशनी डाल, गिव मी कपल ऑफ मिनट्स। देखिए, एक होती है डे टू डे कॉन्वर्जेशनल इंग्लिश, जो कि रोड्स पर बोली जाती है। आप दुकान पे जाते हैं या अपने नॉर्मल आप इंग्लिश बोल लेते हैं। जो पाकिस्तानी इंस्टीट्यूट्स में इंग्लिश बोली जाती है वो बड़ी सब्जेक्टिव है। अगर आप सरकारी यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं तो वो उतनी ही होती है जितनी कि एक टीचर नॉर्मली डे टू डे इंग्लिश बोलता है, क्योंकि उसने सिंपलीफाई करके, आसान करके वहाँ के स्टूडेंट्स को बताना है। और इंग्लिश एक बहुत बड़ा बैरियर है हमारे स्टूडेंट्स की, सबको मालूम है। जो ये इंग्लिश होती है ये एकेडमिक इंग्लिश है। ये रिसर्च ओरिएंटेड इंग्लिश होती है। इसकी जो वोकेबलरी है, इसकी जो सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉर्मेशन है, वो बड़ी एकेडमिक होती है और वो काफ़ी ड्राई होती है।
तो इसलिए आइल्स का होना ज़रूरी है, क्योंकि जो डिफरेंस, अब चूंकि मैं दोनों जगह पर पढ़ा हूँ इसलिए मुझे मालूम है कि ये एक बहुत बड़ा बैरियर है। और अक्सर स्टूडेंट्स को मैंने ये देखा जो पाकिस्तान से आते हैं वो ये करते हैं, वो गूगल सर्च करके उस असाइनमेंट को या किसी से बनवा ली या बनी बनाई उठा के दे दी। उनका खुद का कुछ नहीं एफर्ट होता उसमें, वो नहीं कोशिश करते कि वो सीखे, क्योंकि वो इंग्लिश ही बहुत मुश्किल, वो टेक्स्ट इतना ड्राई होता है, इतना एकेडमिक होता है कि वो कहते हैं ये क्या है, ये वो कर ले तो हमने पढ़ी नहीं। तो इसलिए वो जो रिक्वायरमेंट उन्होंने आइल्स की रखी हुई है वो बहुत लॉजिकल और बहुत ही वैलिड है। क्योंकि एकेडमिक आइल्स जो कर कर आएगा नॉर्मली, उसने वो कम से कम उस प्रोसेस से गुजरा होगा, उसको ये कम से कम ये पता चल जाएगा कि व्हाट टू एक्सपेक्ट, और एग्जैक्टली वैसे ही इंग्लिश यहाँ पे यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई। अच्छा, तो क्या बाकी ममालिक जैसे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, स्वीडन है, डेनमार्क है, बेल्जियम है, अच्छा इनकी भी अपनी अपनी लैंग्वेजेस हैं और यहाँ पे भी इंग्लिश स्पीकिंग कोर्सेज हैं, बिल्कुल तो यहाँ पे भी सेम रूल अप्लाई होता है जैसे सेम, जर्मनी में? पूरे यूरोप में सेम रूल अप्लाई। एकेडमिक इंग्लिश जो है वो काफी काफी ज्यादा, मतलब इवन के मैं एक पर्सनालिटी को जानता हूँ, वो दैट पर्सन वाज नॉर्मल इन इंग्लिश, बट आफ्टर उसने काफी एफर्ट की और एक साल बाद सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट इतनी हुई कि एकेडमिक राइटिंग में, पाकिस्तान से था वो भी, और उससे लोग पूछना शुरू हो गए ये कैसे है, ये कैसे लिखोगे एकेडमिक लैंग्वेज में। और यही बात है, यूरोप में या वेस्ट में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं सबके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूँ। बेशक आप आईटी में हो या किसी भी डोमेन में होंगे, वो डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज या टर्मिनोलॉजी या टेक्निकल जार्गन होती है, वो जो वो यूज़ करेगा वही प्रोग्रेस करेगा कैरियर में। यहाँ इस चीज़ को, एक एक चीज़ को नोट करते हैं कि आप अल्फाज का चुनाव क्या कर रहे हैं। अगर आप अपने ही जैसे बंदों में बैठे और आसान जुबान यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब है नहीं, आप इतना रिपीटेडली उस चीज़ को यूज़ नहीं। सही है। अच्छा, ये एक 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 कॉन्सेप्ट है कि जो यूरोप में या यूके में, यूके को तो बाद में करेंगे इसको, यूरोप के अंदर जो ट्यूशन फी है, कुछ ममालिक में तो फ्री रही है एक जमाने में, अभी वहां पे उन्होंने उसको ट्यूशन फी को स्टार्ट कर दी है। तो ऑन एवरेज ट्यूशन फी कितनी है फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट किसी भी ये यूरोप के मुल्क में, अ, मिनिमम और मैक्सिमम? ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी किस स्टैचर की है। फॉर एग्जांपल अगर आप हेलसिंकी यूनिवर्सिटी की बात करें तो उसका स्टैचर बहुत हाई है, बहुत अच्छी है। इसके अलावा इसकी रैंकिंग होती रहती है, यूवेस्कुला यूनिवर्सिटी है सेंट्रल फिनलैंड की, वो बहुत अच्छी है। तो ये डिपेंड करता है बैचलर्स का को ग्रेजुएशन है, अंडर ग्रेड है या मास्टर्स का है, या एम फिल तो खैर नहीं होता इधर, और पीएचडी तो वो इट्स लाइक अ फुल टाइम जॉब है। चले तो हम मास्टर्स की बात करते हैं, क्योंकि मास्टर नॉर्मली पाकिस्तान में लोग बीएस अंडर ग्रेड करके निकलते हैं। वो 10 से 30 हज़ार यूरो तक वेरी करती, नॉर्मली 10-15 हज़ार यूरो होती है ऑन एवरेज। लेकिन अगर आपके एकेडमिक्स अच्छे हैं, अगर आपकी इंटरव्यू परफॉर्मेंस अच्छी है, अगर आपका आइल्ट्स अच्छा है, 7 है, 7+ है, तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है। स्कॉलरशिप का मतलब ये नहीं कि वो पैसे देंगे, स्कॉलरशिप का मतलब है आजकल के आपको 100% फी वेवर मिल सकता है, पूरी फीस माफ हो सकती है, 70% हो सकता है, 50% हो सकता है, 25%, ये उनकी डिस्क्रिप्शन पे है यूनिवर्सिटी की, जो उनका बोर्ड या पैनल डिसाइड करता है। स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है, क्योंकि उनको हुकूमत की तरफ से जितनी ग्रांट मिली होती है उन्होंने उस हिसाब से उस पर करना, तो अच्छा, सो ऑलवेज गो फॉर स्कॉलरशिप। और आपने इंटरव्यू की बात की है, हम वापस फिर स्टूडेंट की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि मैं एक एरिया को क्लियर करना चाह रहा हूँ कि स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने डिस्कस किया कि कौन से रिसेप्टिव कंट्रीज हैं जो स्टूडेंट्स को लेते हैं इजीली, इजीली तो नहीं लेकिन मोस्टली। इंग्लिश स्पीकिंग कोर्सेज वहाँ पे कैसे हैं या यूनिवर्सिटीज किस तरह हैंडल करती हैं? तीसरी जो चीज मैं पूछना आपसे ये चाह रहा हूँ वो ये है कि प्रोसेस क्या है, जो मेरा पहला सवाल था आपसे, कि आपने आर्ट्स कर लिया, से एकेडमिक आपने आर्ट्स किया, 7 आपने बैंड ले लिया या 6.5 ले लिया, बीएस आपने लेट्स से कंप्यूटर साइंस में कर रखी है और आपका सीजीपीए उसमें 3+ है, ठीक है। अब आप सोच रहे हैं कि जी अब मुझे यूरोप में कहीं पे अपने आप को इंडक्ट करना है, यूनिवर्सिटी आपने चूज कर ली, फॉर एग्जांपल हेलसिंकी यूनिवर्सिटी आपने चूज किया, आपने अप्लाई किया, अब नेक्स्ट इसका क्या प्रोसीजर होगा? यूनिवर्सिटी इसको मैं, आपको एक्सेप्टेंस कैसे देगी? ये बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन इस ये जो सीक्वेंस आपने थोड़ा सा बताया, थोड़ा सा मैं रिवाइंड बैक करूंगा।
वो ये है कि आप पहले फंड्स इकट्ठे करें, सबसे पहले अपनी बैंक स्टेटमेंट बनाएं, फिर आइल्स करें। और एक अगर आप फिनलैंड आना चाह रहे हैं तो studyinfinland.fi ये वेबसाइट है, आप उस पर जाएं। आप यूनिवर्सिटीज़ को ना शॉर्ट लिस्ट करें, ये बहुत बड़ी हम्म। मिस्टेक है जो लोग करते हैं। आप कोर्सेज यानी कि जो डिग्रीज पढ़ाई जाती हैं उनको अपने जो आपके हाईली रेलिवेंट, अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के हैं तो ये एक ब्रॉड टर्म होगी, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इन व्हाट, बैक एंड, फ्रंट एंड, फुल स्टैक, डेवऑप्स, डेट डीबीए, व्हाट नेटवर्किंग, साइबर सिक्योरिटी। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में इतनी खैर आती, लेकिन ये आईटी नॉलेज बेस में आ जाती। तो आपकी क्या डोमेन है कि आप नेटवर्क्स में अच्छे हैं, तो उस हिसाब से आप उन कोर्सेज को शॉर्टलिस्ट करें। स्टडी इन फिनलैंड डॉट एफ आई और स्टडी इन्फो डॉट एफ आई, दो वेबसाइट्स हैं, लेकिन पहली वाली को फोकस करें। आपकी डिग्री सिलेक्शन या कोर्स सिलेक्शन वो कितनी रेलिवेंट है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा आपको वीज़ा मिलने में या आपको एडमिशन मिलने में, दोनों में। अगर आपने रेलिवेंसी नहीं की, फॉर एग्जांपल आप आईटी के हैं और आप ये उठ के कहते हैं नहीं जी अब मैं एमबीए करना चाहता हूँ, नो इट्स नॉट गोना वर्क, वो सिंपली प्लेनली रिजेक्ट कर देंगे आपको उधर ही। आप इस तरह नहीं कर सकते कि आप इधर से एमबीए के यहाँ उठ के कि मैं आईटी करना चाहता हूँ, नो। आपको अपने डिसिप्लिन में रहते हुए इंतहाई रेलिवेंस कोर्स देखें और फिर उसमें जो जो यूनिवर्सिटी ऑफर करी फिर उसमें उस तरह अप्लाई करें। 3 या 4 होती हैं, आप प्रायोरिटी वाइज वो कर सकते हैं। फंड्स इकट्ठे करें, अपनी बैंक स्टेटमेंट अच्छी बनाएं, उसके सोर्सेज ऑफ इनकम क्लियर कट रखें कि आपके वो पैसे कहाँ से आए, क्या आपको आपके अब्बू ने स्पॉन्सर किया है, अम्मी ने किया है, भाई ने किया है, चचा ने किया है। और ज़रूरी नहीं कि वो आपका ब्लड रिलेटिव हो, वो भी कर सकते हैं, बस एज लॉन्ग एज आप उनके सोर्सेज ऑफ इनकम को प्रोवाइड कर सकते हैं एज ए डॉक्यूमेंट कि ये मेरे अंकल ने मुझे दिया, उनका ये सोर्स ऑफ इनकम था, और या मेरे कज़न ने दिए या मेरे बड़े भाई ने दिए या मेरी सिस्टर ने दिए, वो आप तैयार रखें अपने पास। और आइल्स आपके पास होना चाहिए। आपने जो प्रोफाइल बताई वो बहुत अच्छी है, 3+ CGPA हो, आइल्स 7 हो। तो और रेलिवेंसी अगर मिलती है स्टडी इन फिनलैंड डॉट एफ आई पे, वहाँ पे कोर्सेज सेलेक्ट करें। उनका हर हर कोर्स का अपना एक तरीका होता है। 15 जनवरी या 15 फरवरी शायद आखिरी तारीख होती है अप्लाई करने की। आपने उससे पहले सारी इंटर तक की जो आपके सर्टिफिकेट्स है वो आईबीसीसी से और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से अटेस्ट करवाने हैं, और इसी तरह ग्रेजुएशन और मास्टर्स की आपने HEC से करवा के अपने पास रख लेने, एम मोफा से भी करवा के। सो उसके बाद आपने स्कैन करने हैं, ट्रांसक्रिप्ट्स भी होने चाहिए आपके। और फिर जब आप अप्लाई करें तो हर यूनिवर्सिटी जिस कोर्स में आप अप्लाई करेंगे वो आपसे कॉरेस्पॉन्ड करेंगे। और एक अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए वो डेट सेट करें। और फिर आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में वो आपसे ये रिक्वायर करते हैं कि आप अपना पासपोर्ट रखें, जो आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएं वो पास रखें, ताकि आप उनको ऑन कैमरा दिखा सकें। वो आपसे आपसे आपके डॉक्यूमेंट से मुतलिक सवाल पूछेंगे, आपको पता होने चाहिए। और वो उनसे, अगर आप आईटी के हैं तो वो टेक्निकल क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी का पैनल बैठा होता है और वो हर सब्जेक्ट के एक्सपर्ट बैठे होते हैं। इंजीनियरिंग के होगा, नेटवर्क का होगा, साइबर, जैसा मेरा हुआ था। तो उन्होंने टेक्निकल क्वेश्चन पूछे थे हर ओवरऑल जनरली सारे कि क्या ये वही बंदा है जो ये पेपर पे बता रहा है। और फिर उसके बाद उन्होंने एडमिशन लेटर। फिर जब आपका वो हो जाएगा, मूविंग फॉरवर्ड, जब आपका, अगर वो आप उनको अच्छे लगे तो वो ये आपको हिंट दे सकते हैं कि क्या आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो सकते हैं कि नहीं। वो हिंट देंगे। अगर आप उनको बहुत अच्छे लगे तो वो आपको थोड़ा सा हिंट दे देंगे, अगर नहीं तो नहीं हिंट देंगे। ऑल्दो यू कैन स्टिल अप्लाई एंड यू मे स्टिल गेट इट, बट एक लाइटनेस की भी एक वो वाइब आ जाती है। उसके बाद जब आपको वो एडमिशन लेटर मिल जाता है, ईमेल आ जाती है, तो फिर आपने अबू धाबी जाना है। पाकिस्तानी सिर्फ अबू धाबी जा सकते हैं। पहले ये होता था कि वो नेपाल जा सकते थे, नेपाल एक बहुत अच्छी ऑप्शन थी, और कुछ लोग तुर्की भी चले जाते हैं, लेकिन उन्होंने बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कर दिया, नैरो डाउन कर दिया कि आप सिर्फ और सिर्फ अबू धाबी फिनलैंड की एम्बेसी में जा सकते हैं। वहाँ पर ही आपके बायोमेट्रिक्स होंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स वो चेक करेंगे, आपकी इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट या जो भी है वो सारा उधर चेक करेंगे, एक तस्वीर खींचेंगे। और फी भी आपने उधर ही पे करनी, वो बगैर अपॉइंटमेंट लिए नहीं आप जा सकते। वो आप MIGRI वेबसाइट है, वहाँ से जाके अबू धाबी का आप सर्च कर लें गूगल पे, वो आ जाएगा। उनका ईमेल एड्रेस है, ईमेल करेंगे, आपको अपॉइंटमेंट देंगे। आपने टाइमली उधर पहुँचना है और आप उधर प्रेजेंट हो, सारी चीज़ें देंगे। वो मुश्किल से 20 या 30 मिनट का प्रोसेस है, वो आपका हो जाएगा। तो फिर वो डिसीजन आपका फिर आ जाएगा, रेजिडेंस परमिट कार्ड जिसे कहते हैं, कि आपको वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा बेस्ड ऑन योर डॉक्यूमेंट्स। फिर जब आपका वीज़ा मिल जाएगा तो फिर आप
फिर अच्छा, इस प्रोसेस में वीज़ा अप्लाई करते वक्त ही आपने एकोमोडेशन के लिए भी ज़रूर अप्लाई करना है। हर यूनिवर्सिटी या हर म्यूनिसिपैलिटी की, जैसे हेलसिंकी है या यूवेस्कुला है और या कुओपियो है या यूएनसो, इनकी अपनी अपनी हाउसिंग अकोमोडेशन की अथॉरिटी है। अच्छा, मैं आप इस तरफ आता हूँ फहद। हम्म। आप ये असल में ये ये बहुत आखिरी स्टेप था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जो बहुत लोग मिस करते हैं। और मैं अक्सर कम्युनिटी पेजेस पे देखता हूँ कि वो अकोमोडेशन नहीं करते, सिर्फ इसलिए नहीं करते क्योंकि वो एडवांस में पैसे लेते हैं। आप बिल्कुल खुल खुला के उनको एडवांस में अपने पार्टनर रूम बुक करवाएं। अगर खुदा न खास्ता आपका वीज़ा नहीं लगेगा, वो रिफंड हो जाता है वो कम से अच्छा, ये कोई वीजा की रिक्वायरमेंट तो नहीं है आपके, आपने अकोमोडेशन पहले से ले नहीं रखी नहीं है? नहीं, वीज़ा की रिक्वायरमेंट। अच्छा, अभी हम वीजा पे आते हैं, क्योंकि वीजा लगने से पहले के जो स्टेप्स आपने जी बताए जी। काफी डिटेल में, कि क्या क्या स्टेप्स हैं, क्या प्रोसीजर आपको अडॉप्ट करना है, ये आपने स्पेसिफिकली फिनलैंड का बताया। हम्म। क्या कमोबेश यही चीज अप्लाई होती है बाकी यूरोपियन कंट्रीज में? हाँ, स्लाइट वेरिएशन के साथ स्वीडन में भी ऐसा ही था। स्वीडन थोड़ा सा स्ट्रिक्ट था। स्वीडन इज 10 स्टेप्स अहेड ऑफ फिनलैंड, आप कह सकते हैं। स्वीडन बड़े स्मार्ट लोग हैं, वो बड़े मेच्योर लोग हैं, बिजनेस में बहुत तेज लोग हैं। उन्होंने उनके लॉस बड़े बड़े ही रिफाइंड और नैरो डाउन हैं। उनके अब तो उनकी फीस है वो 35 से 40 हज़ार यूरो उनकी डिग्री की फीस है, क्योंकि वो बिजनेस में अच्छे हैं। ये लोग बिजनेस में अच्छे हैं लेकिन इतने अच्छे नहीं जितने स्वीडिश लोग हैं। और उन्होंने के ये कर दिया था कि आपकी रेलिवेंसी भी हो, और वो उन्होंने एक्चुअल स्टूडेंट्स को पिक करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान में लोग प्रोफेशनल्स भी एज ए स्टूडेंट आ जाते थे, आ जाते हैं अभी भी। लेकिन स्वीडन इज नाउ रिफाइनिंग द इनटेक ऑफ स्टूडेंट्स, कि आप बिल्कुल जो स्टूडेंट होगा जेन्युइन, जो अमीर होगा या खाता पीता होगा या जो एकेडमिकली बहुत अच्छा है और वो वाकई बहुत अच्छा लग रहा है पेपर पे भी, बोलने में भी, उसको देते हैं। और अगर वो वहाँ पे सेटल होना चाहता है तो वो उसको इजाज़त देते हैं सिर्फ उसी डोमेन में जॉब लेने की। अगर वो इधर उधर जाता है तो उसको वीज़ा नहीं देते, फिर वो कहते हैं वापस। तो ये बड़ा अच्छा मतलब आपने पॉइंट इसमें रेज किया है कि जो एक्चुअल स्टूडेंट्स को लेते हैं, इससे क्या मुराद है आपकी? जैसे फर्ज करें कि एक एक लड़का है, उसने, लड़की है, उसने बीएस किया, उसने फिर उसमें उसके बीएस में और उसके अप्लाई करने में 2 साल 4 साल का गैप है, उस दौरान उसने जॉब की है। ठीक है, तो अब इसको आप एक्चुअल स्टूडेंट की कैटेगरी में लेंगे कि इसको आप प्रोफेशनल की कैटेगरी में लेंगे? और वो एज लिमिट क्या है नॉर्मल यूनिवर्सिटीज के अंदर जब एडमिशन लेने के की तरफ जाते हैं? देखिए, ये एक्चुअल स्टूडेंट से मुराद ये थी कि जो आपने कहा ना, दो तरह के एक्चुअल स्टूडेंट्स होते हैं। जो कंटिन्यूअसली स्टडी कर रहे हैं एकेडमिक, उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है हाँ, बट वो तो ठीक एकेडमिक्स है। उनके बहुत अच्छे हैं। और वो पाकिस्तान या इंडिया जैसे मुल्कों में एक लिमिट आ जाती है, आपका नॉलेज आपको एक जैसे मैंने मास्टर्स किया उधर, मुझे उसमें कोई नई चीज़ सीखने को नहीं मिली। कोई भी नई चीज़ नहीं थी, सिवाय कि एक दो दो या तीन सब्जेक्ट होंगे आउट ऑफ पता नहीं 20 सब्जेक्ट थे। उसमें से मुझे दो या तीन सब्जेक्ट नए मिले थे। उस मतलब वो तो मैं वैसे भी कर सकता था। तो कहने का मतलब है कि वो बंदा जो अपने नॉलेज को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाह रहा है, अपग्रेड करना चाह रहा है, वो जेन्युइनली एक एकेडमिक पर्सन है, पर्सनैलिटी है। वो जेन्युइन स्टूडेंट है, उसके वालिदैन के पास इनफ पैसे हैं। दूसरा जेन्युइन स्टूडेंट वो होता है जो जिसने 2-4 साल काम किया है, बट नाउ ही फील्स के यार मेरे लिए इधर कोई ग्रोथ नहीं है, मैं दोबारा पढ़ना चाहता हूँ। मैंने 2-4 साल एक्सपीरियंस इसीलिए लिया था कि 4 साल, 5 साल, 6 साल भी आप कह लें, 8 साल भी कह लें, स्टडी गैप इज नॉट अ प्रॉब्लम एज लॉन्ग एज यू कैन राइटफुली जस्टिफाई कि जी मैं अपने ही डोमेन में काम करता रहा हूँ। ऐसा नहीं है डिग्री आपने आईटी की ली हुई है, कर आप सेल्स का काम रहे हैं 8 साल, एंड देन यू स्टार्ट टू अप्लाई, देन इट मेक्स डिफरेंस कि यार ये क्या है, मतलब आप सेल्स मैनेजर हैं, डिग्री आपके पास आईटी की है, अब आप दोबारा आईटी में पढ़ना चाह रहे हैं, इट डजंट मेक सेंस। ऑल दो उसके वर्क अराउंड लोग करते हैं, मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा। अच्छा, जो जेन्युइन स्टूडेंट नहीं है, सिंपल बीए किया हुआ है, ठीक है, और सिंपल बीए के बाद वो किसी भी पॉलिटिकल साइंस की डिग्री में अप्लाई कर, पैसे हैं या पैसे अरेंज कर लिए, ये जेन्युइन स्टूडेंट नहीं है। आइल्स बड़ा लो है, ये क्लियर साइंस है, ये अब इनको पता चल जाता है कि ही जस्ट वांट्स टू कम हियर, वो लोग सिर्फ इधर ठीक है, आए हैं। सिंपल बीए अगर किसी ने किया और वो किसी पोलिटिकल साइंस में जाना चाह रहा है, और उसने अगर बीए के अंदर उसका पोलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है, तो ये रेलेवेंस बनती है। बट हाँ, ये है कि अगर एक बंदे ने सिंपल बीए किया और वो एनवायरनमेंट एनालिस्ट के लिए या एनवायरनमेंट से रिलेटेड डिग्री के पे जाना चाह रहा है, और उसके प्री रिक्विजिट नहीं है, तो बिल्कुल, बहुत उसमें इंटरेस्टिंग।
उसमें तो रेलेवेंस ऑब्वियसली नहीं है। इसमें एक चीज मैं ऐड करूं जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी है पाकिस्तान में। अच्छा, एक चीज जो मे बी यूरोप के अंदर हो, जो स्टूडेंट्स के लिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो स्टूडेंट के लिए अप्लाई करें और उनको वहां से इन केस गॉड फॉरबिड अगर उनको रिजेक्शन आती है फॉर एनी रीजन, हाउ टू कंटेस्ट। तो क्या कंटेस्ट करने का कोई तरीकाकार है वहां पे कि आप उस चीज को अपील कर लें? या जैसे मैं अपनी मिसाल देता हूँ कि यहाँ जब मैंने अप्लाई किया था यूनिवर्सिटी में, मैंने तो खैर 20 साल के बाद अप्लाई किया यूनिवर्सिटी में मास्टर्स के लिए, तो मुझे पहली दफा रिजेक्शन आई है। और रिजेक्शन अजीब सी थी। उन्होंने एक एक स्टेटमेंट में कहा कि यू ऑलरेडी हैव ए मास्टर्स डिग्री फ्रॉम पाकिस्तान विच इज थ्री थ्री फोर्थ ऑफ आर डिग्री, तो आपको तो करने की जरूरत नहीं है, तो आप रिपीट कर रहे हो। दूसरी लाइन में ये लिखा, योर अंडर ग्रेड डज नॉट हैव एनी प्रीरेक्विजिट टू कंप्यूटर साइंस। अब मेरा अंडर ग्रेड प्योर बीएससी फिजिक्स और मैथमेटिक्स का था। तो इनको ये चीज समझ नहीं आई कि जो हमारा उस जमाने में 2 साल का मास्टर्स और 2 साल का बीएससी होती थी, वो एक्चुअली में अंडर ग्रेड के बराबर है। 16 ईयर ऑफ एजुकेशन बनती है, तो वो तो इनके अंडर ग्रेड के बराबर आ जाती है। तो ये सिस्टम इनकी समझ में आई डोंट नो क्यों नहीं आया, जो ग्रेड कमेटी थी। तो ऐसा को वहाँ पे कमेटी होती है जो ये डिसाइड करती है कि हम इस स्टूडेंट को ले रहे हैं, या क्योंकि मेरा तो रिसर्च बेस्ड था तो इसलिए ग्रेड कमेटी ने डिसाइड करना था। तो यूरोप के अंदर या फिनलैंड में क्या प्रोसीजर है कि वहाँ पे कमेटी डिसाइड करती है कि कोई इंडिविजुअल है जो डिसाइड करता है? बिल्कुल, ये कमेटी डिसाइड करती है। मैं कनाडा के बारे में नहीं कुछ बता सकता, मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, ना मैंने कभी अप्लाई किया। लेकिन ऐसा लीस्ट लाइकली है कि ये कोई डिसीजन लें, ये बहुत ही मेटिकुलसली डिसाइड करते हैं। और मैं उस बात पे भी आता हूँ जो आपने बीए पॉलिटिकल साइंस वाली बात की है। मैं दो इंस्टेंसेस जो मेरे सामने गुजरे, मैं उन पे भी आता हूँ। ऐसा लीस्ट लाइकली है कि आप अपील कर सकते हैं, यू हैव द राइट टू अपील थ्रू ईमेल या उनके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो भी, बट लीस्ट लाइकली है कि आपका एडमिशन हो, अनलेस कि आप कुछ सिग्निफिकेंटली चेंज करते हैं या वो प्रॉब्लम हटा देते हैं जो उन्होंने रिजेक्शन में मेंशन किए थे, और वो बड़ी अच्छा, स्पेसिफिक। मैं इसमें बताता हूँ ना, देखिए मैंने जो मिसाल अपने वाली दी उसमें जब मुझे रिजेक्शन हुई तो मैंने कंटेस्ट किया उस बात को। हम्म, मैंने कहा कि आपको ये जो आपने स्टेटमेंट दी है दोनों ही कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। हम्म, तो मतलब मेरा आर्गुमेंट वैलिड था, सेंस करता था। जब मैंने डीन को अप्रोच किया तो वो सेंस किया उसे कि हाँ नहीं है, ये हमारा लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है अगर अकॉर्डिंग टू रिलेटेड टू पाकिस्तान एकेडमिक सिस्टम जो 20-25 साल पहले था। तो ठीक है, हम आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली वो जो डिसीजन करेंगे, उनको जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को डील कर रहे होते हैं उनको इन्फॉर्मेशन होती है। मेरा जो क्वेश्चन था वो दैट वाज मोर रेलेवेंट टू द पीपल हु आर इन आवर एज, जो 40+ हैं, जिन्होंने एक टाइम पे मास्टर्स या बीएस किया उन्होंने। उस वक्त तो बीएस था ही नहीं हमारे टाइम पे, 2 साल का बीएससी होता था, ये बीकॉम था। तो अगर ऐसे स्टूडेंट हों या ऐसे प्रोफेशनल्स हों जो अपनी ही ट्रेड में काम कर रहे हैं, लेकिन अब वो पाकिस्तान से निकलना चाह रहे हैं या स्टूडेंट के लिए अप्लाई करते हैं, तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। देखिए, आपका केस यूनिक था, यू वर लकी टू गेट अ वेरी स्पेसिफिक फीडबैक। व्हाट वुड यू डू, आप क्या करते अगर वो कहते कि मेरिट लिस्ट में आपका नाम नहीं है? आप क्या करते अगर उनका ये होता? तो आपके पास कोई ऐसी बेस ना होती, यू वर लकी, आपका एक एक्सेप्शन केस हो सकता है। लेकिन जहाँ पे नॉर्मली वो पूरी प्रॉपर गाइडलाइन बताते हैं कि फलाने लॉ के तहत आपको हमने फलां 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 जो है ना वो हमने नहीं किया। और वो वीज़ा भी अगर रिजेक्ट होता है तो उसकी भी आपको प्रॉपर क्लास बताते हैं। जहाँ तक बात है 40+ की, आपने ये बहुत अच्छा सवाल उठाया है। पहले तो मैं बीए वाले को कवर करूँ। मेरे एक दोस्त हैं, बड़े प्यारे दोस्त हैं, उनकी सिस्टर ने अप्लाई किया था फाइन आर्ट्स में, एंड शी इज़ एन अमेजिंग आर्टिस्ट। उनकी पेंटिंग्स, उनकी ड्राइंग्स नेक्स्ट लेवल थी, ज़बरदस्त। हमारे पास टाइम कम रह गया, लेकिन चले ठीक है, मैं इसको कवर करता हूँ। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ हेलसिंकी में जब अप्लाई किया तो कंपटीशन वाज इमेंस। मतलब जिन्होंने जो दूसरे थे, अब यूरोप में तो रेनेसांस हुआ, जो रेनेसां हुआ वो आर्ट्स की वजह से, फनून लतीफ़ा की वजह से हुआ, ये वो जंग की वजह से नहीं हुआ। तो यूरोप इज लैंड ऑफ फाइन आर्ट्स, पेंटिंग। और यहाँ पे तो ऐसे ऐसे बैठे हुए थे कि जब उनके देखे, वो मेरे दोस्त ने जाके देखा, उसने कहा मेरी बहन का तो इधर कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि कंपटीशन बहुत अच्छा है और जो लोग पेंटिंग अपनी लेकर आए हुए थे दैट वाज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। एनीवे, दूसरा जिमी भाई को आप जानते हो, जिमी भाई ने
पॉलिटिकल साइंस में अप्लाई करने की कोशिश की, अगेन द कंपटीशन वाज इनसेन। जो अच्छा, जो पाकिस्तान में पॉलिटिकल साइंस पढ़ता है, आपको पता है कैसे पढ़ते हैं? ये आया है किताब में पढ़ ली। ये लोग कैसे पढ़ते हैं? ये पूरी उसकी हिस्ट्री में जाते हैं, एक एक आर्टिकल की उसकी पूरी पूरी रीजनिंग करते हैं, फिलोसॉफिकल रीजनिंग होती है उसकी। वहाँ भी कंपटीशन बहुत था। अब यहाँ पे जो बंदा जो करता है वो एक्चुअली वो करना चाहता है, हम फॉर द सेक ऑफ डिग्री करते हैं, तो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस कि एक तो कंपटीशन बहुत इंटेंस होता है, और दूसरा ये कि इट्स नॉट इजी कि आप इस तरह के डिसिप्लिन में एडमिशन लें पाकिस्तान में बैठ के। हाँ, अगर कोई लम्ब से पढ़ा है, अगर कोई किसी आईबीए से पढ़ा है, उसका चांस बन सकता है। और आईबीए से काफ़ी लोग आए हैं इधर। हांकन यूनिवर्सिटी है, वो टॉप बिजनेस यूनिवर्सिटी है स्कैंडिनेविया की, वन ऑफ द टॉप यूरोप की हैं। उनमें आए हैं आईबीए के लड़के, बड़े ज़बरदस्त हैं। लेकिन इस तरह के इंस्टीट्यूट से आ सकते हैं जो जेनुअनली क्रिएटिव या जीनियस होते हैं। अच्छा, दूसरी 40 प्लस वाली बात है। अब चूंकि ये भी देखा जाना चाहिए, 10 साल पहले सीन और था, 6 साल पहले सीन और था, अब सीन और है। अब हर बंदा बाहर आ रहा है, तो इन लोगों ने भी अब ये प्रायोरिटी देना शुरू कर दी यंग लोगों को। आप इसको भी देखें, इनको पता है कि ये जो स्टडी करने आ रहा है इधर, वो वापस जाना नहीं चाहेगा, और हम भी उस पे इन्वेस्ट करने के बाद उसको वापस भेजना नहीं चाहेंगे। तो एज ए गवर्नमेंट या एज ए स्टेट ओनर, ये चाहते हैं कि अगर ये इधर स्टे करता है तो ज्यादा टैक्स हमें कौन पे करेगा, ज्यादा देर तक हमें टैक्स कौन पे, वो यंग बंदा करेगा, वो 40 प्लस नहीं करेगा। तो चांसेस काफी कम हो जाते हैं अगर आप 40 प्लस हैं। अब ये लोग भी समझदार हो गए हैं, ये भी उन लोगों को क्यों? क्योंकि जो यंग बंदा है, एक तो वो कम सैलरी पे जॉब ले लेगा, उसको वीजा चाहिए सेटल होने के लिए। 40 प्लस वाले के नखरे भी बड़े होंगे, मेरा तो इतना एक्सपीरियंस है जी, देखें जी ये है वो है, तो मैं तो इतने से कम नहीं आना। तो ये अब उस तरफ आ गए हैं कि जो यंग है, एनर्जी है, जिस तरह कहेंगे मोल्डेबल है, और उसको ज्यादा चांस देते अच्छा, इनकी कन्वर्जन फ्रॉम स्टूडेंट टू वर्क परमिट या वर्क परमिट टू सिटीजनशिप, हैं। ये कन्वर्जन रेट क्या है? ये बड़ा सब्जेक्टिव है। इस आईटी वालों को जॉब मिल जाती है, आईटी वालों को इधर जो अगर अच्छे कोडिंग कर लेते हैं, अब कोडिंग से बात आगे चलेगी, इंजीनियरिंग आनी चाहिए। इंजीनियरिंग इज नॉट ओनली कोडिंग, वो आपके रिक्वायरमेंट्स को अच्छी तरह समझना, बिल्कुल बिग पिक्चर को देखना, वो चीज़ें आ गई। तो मिल जाती है उनको एंट्री लेवल पे जॉब्स, इतना मसला नहीं है। लेकिन अभी भी काफ़ी मुश्किल हो गई है, क्योंकि बहुत लोग आ गए, बहुत ज़्यादा लोग आ गए। लोग ज़्यादातर फूडोरा और वोल्ट वगैरह कर रहे हैं, डिलीवरी सर्विसेज हैं, और कुछ ऊबर टैक्सी कर रहे हैं। वो ऊबर तो कम ही कर रहे हैं, क्योंकि वो टैक्सी का लाइसेंस लेना पड़ता है। कन्वर्जन रेट मेरे पास कोई फिक्स्ड स्टैट्स तो नहीं है, मैं कम्युनिटी को देख कर बता सकता हूँ कि इस वक्त जॉब्स के बड़े टाइट हालात हैं, जॉब्स नहीं मिल रही। तो इसका मतलब है क्या ये हम इससे जो रिजल्ट है वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं कि चूंकि देखें ये ऑल द एट द एंड ऑफ डे दीज आर वेरी स्मॉल कंट्रीज, इनकी इतनी ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है। ठीक है, तो जो जो इन्फ्लक्स ज्यादा आ रहा है इनके पास और इनके पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, तो उसी तरह ये अपना जो स्टूडेंट टू वर्क परमिट रेशियो भी कम करते जाएंगे। क्योंकि अगेन जब स्टूडेंट आता है तो वो ये कह के आता है कि मैं यहाँ पढ़ने आ रहा हूँ और अल्लाह की कसम मैं वापस चला जाऊंगा। एम्बेसी में तो ये कहते हैं ना। ठीक है, वो अलग बात है, नहीं जाए। तो जैसे कनाडा में है, कनाडा भी इसी तरह ये कर रहा है कि आप वर्क परमिट इश्यूज नहीं कर रहे हर डिग्री के ऊपर। तो यूरोप के अंदर भी कुछ इस तरह का ट्रेंड नहीं चल नहीं रहा है ऐसा, इस वक्त। नहीं नहीं ऐसा नहीं है। ये इन्होंने सिंपल रखा हुआ है, इन्होंने ये नहीं किया कि आपको वर्क परमिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। इनका सिंपल तरीका ये है कि आप जॉब ढूंढ लें परमानेंट, आपका हम वीज़ा कन्वर्ट कर दें। सिंपल, जिसको जॉब मिलेगी वो अपना वीज़ा कन्वर्ट करवा सकता है। कोई इसमें ये वो नंबर वो कैप नहीं रखी हुई इन्होंने कि इतने होंगे इतने नहीं होंगे, डिसिप्लिन वाइज होंगे नहीं, नो। जिसको जॉब मिलती है वो आए, ले, और अपना वीज़ा कन्वर्ट करवा। तो ये परमानेंट रेजिडेंट में कन्वर्ट होता है होता है, कि बिल्कुल होता है। ये इवन कि स्पेसिफिक आपका टाइम स्टडी पीरियड? टाइम, हाँ, इवन कि आपका स्टडी टाइम भी अब पूरे का पूरा आपके पीआर में काउंट होगा। मीन्स के अगर आज मैंने 2 साल पढ़ाई के कंप्लीट किया या 1.5 साल कंप्लीट किया, मुझे जॉब मिल गई, मैंने अप्लाई कर दिया, हाँ, तो मुझे मेरे एम्प्लॉयर की मदद से मुझे अब परमानेंट रेजिडेंस मिल गई है। बिल्कुल अब ये वो ग्रीन कार्ड या पीआर कार्ड है जो मुझे यूरोप में रहते हुए मिल गया। बिल्कुल ठीक है, पीआर अब में। इसके नॉर्मल जैसे कनाडा में होता है कि आपके 3 पीआर के 3 साल बाद आपको एक एवरेज टाइम है कि आपको सिटीजनशिप मिल जाती है और यू आर एलिजिबल। तो यूरोप के अंदर पीआर आप के ये तीन कह रहे साल हैं बाद पीआर के 3 साल के बाद है, लेकिन अगर जो स्टूडेंट आया तो उसका टाइम पिछला भी काउंट हो रहा होगा।
पीआर आपको कितने सालों बाद मिलती कनाडा में? मतलब मैं तो इमिग्रेंट आया ना, तो मुझे तो राइट अवे मिल गया एयरपोर्ट पे। नहीं नहीं, लेकिन मतलब एक स्टूडेंट। स्टूडेंट के लिए ये है कि उनको मास्टर्स डिग्री के लिए मेरा ख्याल 2 साल का वर्क परमिट है, कि आपने मास्टर्स डिग्री की, 2 साल का वर्क परमिट आपको मिला, आपको जॉब मिल गई है, तो फिर आप इनके वही जो एक एप्लीकेशन जो एक्सप्रेस एंट्री का पूल है, उसमें आप अप्लाई करेंगे, तो आप अपनी जॉब भी शो करेंगे, तो आपको जॉब के पॉइंट मिल जाएंगे। ठीक है, तो जब आप उनकी उस पूल में आ जाते हैं, तो उसके बाद वो उनका एक नॉर्मल जो इमिग्रेशन का प्रोसेस है, तो वो शुरू हो जाता है। हमारे पास टाइम सिर्फ 3 मिनट है। हाँ, तो वो जब टाइम शुरू हो जाता है, तो उसके बाद फर्ज करें कि 6 माह में या 4 माह में आपको पीआर की एक्सेप्टेंस हो जाती है आपकी, जी आपका ठीक है, इमिग्रेंट हो गए अब आप। तो आज आपको पीआर मिला, लेकिन 3 साल पहले आप यहाँ पे आए थे, तो मेरा ख्याल है, आई एम नॉट श्योर, मेरा ख्याल है कि राइट अवे यू आर एलिजिबल, या 3-4 महीने में यू आर एलिजिबल फॉर टू अप्लाई फॉर सिटीजनशिप। इधर मुझे नहीं पता कनाडा का क्या है, वो आप कंफर्म कर दीजिएगा अगली अगली किस्त में। लेकिन यहाँ पे ये है कि आपने 4 साल अगर आप यहाँ रहते हैं, तो आपके पास दो ट्रैक आ जाते हैं, दो ऑप्शन आ जाते हैं। 4 साढ़े 4 साल के बाद आप, अगर आपने लैंग्वेज कर ली है फिनिश या स्वीडिश, इन दोनों को आपने एक लेवल 3 तक, यानी कि लेवल B2 है शायद, या B2 पॉइंट कुछ है, उस लेवल तक अगर आप आ जाते हैं, और लैंग्वेज का ऊपरी टेस्ट फिनिश है, ओलेसन की एलन इस तरह का कुछ है कि जनरल लैंग्वेज टेस्ट होता है, वो अगर आपने पास कर लिया, हर एक में 3 आना चाहिए, या कम से कम 3 में 3 आना चाहिए, और बल्कि दो में 3 आना चाहिए, या आपका लिसनिंग और स्पीकिंग में हो क्लियर दोनों में, या राइटिंग और लिसनिंग में हो। इस तरह की कॉम्बिनेशन उन्होंने बनाई, यानी कि एक रिसेप्टिव एक एक्सप्रेसिव, अगर आपने वो पास कर लिए तो आपका ऊकी टेस्ट क्लियर हो जाता है। तो उसमें ये है कि आप अगर लैंग्वेज कर ली तो आप डायरेक्ट पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं, जो मेरे केस में था कि जब मेरे 4 साल में मैंने रिक्वायरमेंट पूरी कर दी थी, तो आई ऑप्टेड फॉर लैंग्वेज टेस्ट, फिर मैंने लैंग्वेज टेस्ट के साथ ही वो सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर दी। या आप पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो आपने सिर्फ अप्लाई करना होता है, आपको मिल जाती है फिर इनफाइनाइट उसका वीज़ा। तो 4.5 साल, 4 साढ़े 4 साल के बाद आपको पासपोर्ट भी, 5 साल, अब सुना है कि 5-6 साल लगा रहे हैं, स्लो कर दिया इन्होंने क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग। अच्छा, ठीक है। चले, मतलब मेरा ख्याल है हमने स्टूडेंट को काफी कवर किया है इस एपिसोड के अंदर। अभी भी मेरा ख्याल है इसमें रूम है कि अब जो मेरा टारगेट था कि हम शायद ऑस्ट्रिया, इस्टोनिया, या इस तरह के जो छोटे यूरोपियन कंट्रीज हैं, हम उनको भी टच करें कि वहाँ पे हम लाइफ इमीडिएटली कैसी। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हाँ, और वहाँ पे और फिनलैंड में या जर्मनी में स्टूडेंट की लाइफ क्या है, वंस यू आर देयर, तो आपको क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। अभी तो हमने ये कवर किया है इस एपिसोड के अंदर कि आपको नॉर्मल तरीके से, कोई 2 नंबरी नहीं, कोई आपने फ्रॉड नहीं किया, नॉर्मल तरीके से आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं जनरली। और हम यहाँ किसी को इनकरेज नहीं करते कि आप जो है बिल्कुल नहीं, फ्रॉड टंकी करें। शंकी लगाएं या कुछ करें, हाँ, बिल्कुल यहाँ वो तो कोई टंकी करने लगी, की जरूरत नहीं। यहाँ पर टंकी लगी क्योंकि वो समुद्र ही करने की जमा हुआ जरूरत भी है। नहीं है, वो अपनी मौत को दावत देने की बात है। तो बहरहाल हम इस एपिसोड को यहीं पे खत्म खत्म करते हैं, करते तो हैं, बिल्कुल। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर